हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है पिछले हफ्ते की। बहुत सारे एआई मॉडल्स आए, मैंने सबको टेस्ट भी किया। मार्केट में भी बहुत सारी ओपिनियंस बनती हुई दिखाई दी है। तो सारे मॉडल्स के बारे में बात करते हैं जो पिछले हफ्ते हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले फेबल जाने वाला था, फिर उसकी डेट एक्सटेंड करी गई 12 तारीख। अब फिर से उसको एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि फेबल को खतरा है जिस तरीके से चैट जीपीटी सोल के रिव्यूज निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा मेटा वालों का भी एक नया मॉडल निकल के आया है जो कि इनका पहला पेड मॉडल है। अभी तक इनका लामा ओपन सोर्स चलता था, अब इनका मूस पार्क का 1.1 वर्जन निकल के आया है जो कि अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। इसके अलावा क्लॉड का सोनेट 5 निकल के आया था जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेहतरीन मॉडल है। कम कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है और रिलेटिवली फास्ट भी है। इसके अलावा ग्रॉक का भी मॉडल निकलता हुआ आया है। तो अगर हम बेंचमार्क्स में बात करके चले तो बेंचमार्क्स में देखो किस तरीके से सारी की सारी कहानी चल रही है। सेबल नो डाउट बेंचमार्क्स में सबसे आगे है और एकदम लीग अपार्ट देखने को मिल रहा है। इंटेलिजेंस के अंदर अगर बात करके चले तो इंटेलिजेंस के अंदर मामला क्लोज चल रहा है। जो इनका जीपीटी वालों का सोल है वो भी एकदम क्लोज चल रहा है। एजेंटिक कोडिंग में पीछे है, बट अगर हम प्राइसिंग की बात करके चले तो ये प्राइसिंग इज कंपेरेबल टू ओपस सोनेट 4.8। फिर अगर हम टेरा मॉडल की बात करके चले तो वो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है और रिलेटिवली आधा प्राइस है सोल का और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। और सबसे बड़ी तबाही तो मेरे को ग्रॉक की दिखाई दे रही है। ग्रॉक इज वेरी फास्ट, जो नया मॉडल निकल के आया है। मिक्स रिव्यूज है, कई लोगों को तो बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है, बट प्राइस टू स्पीड टू क्वालिटी अगर देखा जाए तो ग्रॉक बढ़िया मॉडल निकल के आया है। हाँ, प्रॉब्लम्स भी निकल के आई है, हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बट चीजें अच्छी भी है। अगर आप यहां पर भी देखोगे इंटेलिजेंस में भी अच्छा दिखाई दे रहा है और कोडिंग में भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सोनेट 5 से बेटर ही दिखाई दे रहा है इनफैक्ट, और उससे कम प्राइस के अंदर ऑपरेट कर रहा है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट साइज की बात करके चले तो वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। और इसी लीग के अंदर अगर हम मूस पार्क की बात करके चले तो मूस पार्क भी निकल के आया है। इंटेलिजेंस के अंदर उतना आगे नहीं है, बट कोडिंग के अंदर भाई ये एकदम अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है। ग्रॉक जिसको सस्ता मॉडल कहा जा रहा है ये उससे भी सस्ता है और 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट साइज के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो कंपैरिजन मिक्स निकल के आ रहे हैं। कहीं पर फेबल बेटर दिखाई दे रहा है, कहीं पर सोल भी अच्छा दिखाई दे रहा है, कई मामलों में ग्रॉक ठीक ठाक लेवल पे दिखाई दिया है। पर ओवरऑल देखा जाए तो फेबल आर्किटेक्चरली थोड़ा बेहतर है, बट कॉस्टली भी है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो तो अभी तो मजे लो, मजे से यूज करो। और अगर पैसे बचाने हैं और एंट्रोपी की सब्सक्रिप्शन भी है तो मैं सोनेट कहूंगा उसको यूज करो। बेस्ट तरीका ये है कि प्लानिंग के लिए, आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए, स्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, सोचने के लिए, जहां पर ज्यादा दिमाग लगाना है वहां फेबल यूज करो। इनफैक्ट मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट के जो इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसको फेबल से स्टार्ट करो। ओपस 4.8 पे ऊपर बाद में लेके आओ। रिपोर्ट्स तो ये कह रही है ओपस का 5 भी आ सकता है, जल्दी रिलीज हो सकता है, बट उसके बाद आप 4.8 की तरफ लेके आओ। और उसके बाद जितने भी बाकी काम है, एक बार आपका आर्किटेक्चर बन गया है, आपका थोड़ा सा यूआई किट रेडी हो गया है, उसके बाद सोनेट यूज करो, दबा के काम करो। मैंने पर्सनली सोल यूज करके देखा, बहुत जल्दी लिमिट खत्म हो रही है, बहुत ज्यादा जल्दी। ठीक है, यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बेटर दिखाई दे रही है, कई कई मामलों में मुझे बेटर दिखाई दिया। जीपीटी तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि जीपीटी में आप इमेज भी जनरेट कर सकते हो, कोड भी कर सकते हो, तो उनके पास एक कंपीटिंग एज आता है अगर वेबसाइट डिजाइनर्स की बात करके चले तो यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी नो डाउट अच्छा दिखाई दे रहा है, बट फिर भी मैं फेबल को बेटर कहूंगा और ओपस और सोल को मैं हैंड इन हैंड कहूंगा। मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगता है कि एक लेवल आने के बाद में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देता। स्पीड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक्यूरेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, काम तो हो ही जाता है। मतलब एजेंट ट्राई करता है, अगर हमने एक सिस्टम सेट कर रखा है ना, तो एजेंट अगर गलत काम भी करेगा उसको टेस्ट करके देखेगा, उसको पता लग जाएगा मैंने ये गलती करी है, वो अपने आप सॉल्व भी कर देता है। तो आप मुझे बताओ आपने कौन सी मॉडल यूज करे पिछले हफ्ते और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पर्सनली मैं तो एंट्रोपिक ही यूज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर। चैट जीपीटी यूज करा मैंने, अभी जो नया मॉडल आया। ग्रॉक थोड़ा सा यूज करके देखा मैंने, और मूव अभी तक मैंने यूज नहीं किया, तो मुझे उसके बारे में एज इन कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा एनवीडिया की बात करके चले तो उनके लिए एक बुरी खबर बनती हुई दिखाई दे रही है। एनवीडिया जो इस टाइम पे एआई रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा लीडर है, 80% चिप्स इन्हीं की मार्केट के अंदर सर्कुलेट करती है, अब इनका बिजनेस नीचे जाता हुआ दिखाई देने वाला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जितने भी लोग इनसे जीपीयूज लेते हैं सबके सब अपने खुद की चिप्स बना रहे हैं।
और स्पेसिफिकली इन्फ्रेंस चिप बनाई जा रही है, ट्रेनिंग के लिए नहीं। एक बार ले लिया, आप ट्रेनिंग के लिए उन्हीं को यूज करते चले जाएंगे तो रिकरिंग रिवेन्यू तो इनके पास नहीं दिखाई देगा। बट इन्फ्रेंस के लिए सारी कंपनीज अपनी खुद की चिप्स की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। चाहे हम डीप सीक की बात कर ले, मेटा की बात कर ले, गूगल की बात कर ले, अमेजॉन की बात कर ले, ओपन एआई की बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, सब के सब अपनी खुद की चिप्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी ये जो एआई बूम है ये भी फटता हुआ सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी हाइप दिखाई दे रही थी उतना अभी चीजें थोड़ी रुकती हुई दिखाई दे रही है। साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट ऊपर भागती हुई दिखाई दे रही थी, वो रुकती हुई दिखाई दी है। एसके हाइंक्स जो अभी स्टोरेज का लीडर है मार्केट का, उनका आईपीओ निकला, बम्पर आईपीओ निकला, उसके बाद में फिर वो क्रैश करते हुए दिखाई दी है। तो अगर ये एआई बबल फटता है तो क्या होगा, ये एक देखने वाली चीज रहेगी। क्या एआई एडॉप्शन जो आ रहा है वो रुकता हुआ दिखाई देगा? मुझे नहीं लगता। एआई एडॉप्शन इज रियल। हाँ, मेरे हिसाब से लोग एआई का यूज कर रहे हैं पर चीजें कुछ नहीं कर रहे। फील गुड वाला सीन हो गया है बहुत टाइम से, जैसे मोटिवेशनल चैनल होते थे वैसे ही अभी एआई हो गया। डोपामिन हिट करने के लिए लोगों ने एक साइकिल बना ली है। साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, आ चुकी होगी, आने वाली है, तो उसको देख लेना, आपको समझ में आएगी पूरी पूरी कहानी कि अगर आप एआई के अंदर हो, पिछले कुछ टाइम से एआई के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ क्यों नहीं बना पा रहे हो। इसके अलावा टीसीएस की बात करके चले तो पिछले कुछ टाइम से वो एआई रेस हारता हुआ दिखाई दे रहा था। चीजें बुरी चल रही थी उनके लिए और ऐसा लग रहा था कि भाई बिजनेस आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, या पिवट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ओपन एआई वाले खुद की एक कंपनी बना के बैठे थे जो कि लोगों की कंपनीज के अंदर एआई डिप्लॉयमेंट का काम कर रही थी। एआई से कैसे चीजें ऑपरेशनली बेटर करी जा सकती है, उन चीजों के ऊपर काम किया जा रहा था। एंट्रोपिक वाले भी सेम यही चीज कर रहे थे। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही सेम चीज अनाउंस करी थी। तो कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर कंपनीज के अंदर एआई डिप्लॉय करने का है तो ये मेजर 3 कंपनी सारा का सारा चंक लेके जाने वाली थी। अब जो डेवलपमेंट का मेजर काम इन लोगों के पास होता था वो ऑलरेडी ही लोकल एजेंसीज के पास जा रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया यूएस में आउटसोर्स करती थी बहुत सारा काम, अब यूएस के अंदर ही लोग हायर कर सकते हैं, जहां पे पहले इंडिया से जो टैलेंट वहां जाता था, जो कॉस्ट आती थी, अब एआई की वजह से आप कम खर्चे के अंदर वहीं का टैलेंट यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, वो बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं कि बाहर के लोग ना आए, तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं टीसीएस के लिए बुरे दिन दिखाई दे रहे थे। फिर टीसीएस के नंबर्स निकल के आए, इनका जो एनालाइज रन रेट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टर में 13.6% का राइज देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू टर्म्स की बात करके चले, आप देखो, अगर मैं क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपेयर करके चलता हूं तो एक बड़ा राइज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर से करंट क्वार्टर की बात करके चले तो यहां पर फिर भी एक मॉडरेट राइज देखने को मिला है। बट यहां पर एक बड़ा कैच है, रेवेन्यू बढ़ा है बट मार्जिन घटे हैं। मार्जिन घटने का मतलब अब आपने कम रेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे अब वो लॉन्ग टर्म नहीं रहे। मतलब अपने कंपनी से पहले 5-5 साल 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे थे कि मैं तुम्हारा सारा काम देखूंगा, अब वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एआई से चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही है। कंपनी भी कह रही है भाई लॉन्ग टर्म क्या पता जरूरत ही ना पड़े उनको। इनको एसकेएफ स्वीडन से $800 मिलियन का ऑर्डर मिला, एबीबी से 5 साल की डील मिली है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हमारी वर्कफोर्स रिड्यूस होती नहीं दिखाई देने वाली एआई की वजह से। इसका मतलब ये है कि अब ये तैयार बैठे हैं, ठीक है भाई, मार्केट जिस तरीके से गंदी चलेगी चलने देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस स्टोरी को अगर मैं हार्श वर्ड्स में बताऊं तो जो टीसीएस का हार्श टाइम है वो अभी गया नहीं है। नंबर्स दिखा रहे हैं कि इस टाइम पे चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, पर एक्चुअली उतनी बेहतर नहीं हो रही है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, सबके सब कह रहे थे कि भाई एआई की वजह से इन कंपनीज का नुकसान हो जाएगा, बट अभी वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, मार्जिन कम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो लेट्स सी आने वाला टाइम इनके लिए कैसा रहता है। इसके अलावा इंडिया एक डेटा सेंटर मैग्नेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत तेजी से इंडिया में डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। तो स्पेन की संबर विल करके कंपनी है, वो मध्य प्रदेश के अंदर 1 गीगावाट पावर वाला डेटा सेंटर बना रही है। उनका कहना है 17,000 करोड़ रुपए वो डालेंगे। तो इंडिया की जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो डबल होती हुई दिखाई देगी 2026 तक अगर हम बात करके चले तो। जहां पे अगर 2025 की बात करके चले तो 1 गीगावाट पे बैठे थे, 2026 में एस्टिमेट किया जा रहा है 2 गीगावाट से ज्यादा हो जाएगा, जहां पर ये लोग 1 गीगावाट लेके आएंगे। एयरटेल का जो नेक्स्ट्रा टारगेट है वो भी 1 गीगावाट लाता हुआ दिखाई देगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके अलावा
ट्राई वालों ने मेटा के साथ में, गूगल के साथ में मिलके एंटी स्पैम अलायंस बनाया है। मतलब गूगल कॉलर से अगर कुछ रिपोर्टिंग होती है तो वो ट्राई के पास में डेटा जाएगा कि अगर कोई स्पैम कॉलर आ रहा है बार बार, मैंने उसको रिपोर्ट स्पैम कर दिया है, तो वो डेटा इनके कॉमन डेटाबेस के अंदर जाएगा। व्हाट्सएप के अंदर स्पैमिंग हो रही है तो अगर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, स्पैम कर दिया है, तो कॉमन डेटाबेस में जाएगा, जिसके चक्कर में ट्राई सब कुछ रेगुलेट कर पाएगा और एक्शंस ले पाएगा। अभी के टाइम पे 96% व्हाट्सएप यूजर्स डेली स्पैम एक्सपीरियंस करते हैं। पर्सनली व्हाट्सएप का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा बेटर है, बट टेलीग्राम तो भाई मुझे बहुत खतरनाक लगता है इन मामलों में। मतलब जब भी खोलो अचानक ही अचानक कुछ 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 होता ही रहता है वहां पर। मुझे पर्सनली टेलीग्राम से थोड़ा ज्यादा लगता है। बाय द वे, जो हमारी अपडेटेड न्यूज आती है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी आते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको सिलेक्टेड न्यूज ही मिलेगी काम काम की। तो ट्राई के पास में 3 चैनल से अब डेटा आने वाला है, कॉल से, एसएमएस से और इंटरनेट ऐप से। 2 घंटे की डेडलाइन रखी गई है, 2 घंटे के अंदर अगर कुछ स्पैम रिपोर्ट किया तो इनके पास डेटा आ जाए। मार्च के महीने में 1.5 लाख अकाउंट्स को मेटा ने डिसेबल किया था, जहां पे 21 अरेस्ट भी देखने को मिले थे। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। जैसे एयरटेल कहता है ना, एंटी स्पैमिंग वाला सीन उन्होंने कुछ बना रखा है, ऐसी सबके सब कर सकते हैं, जिससे ना ये फ्रॉड वाली चीजें कम हो, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा कि आपको कितना खतरनाक तरीके से पागल बना दिया गया है। किसी के पास में आपको कोई डेटा आ जाए, ईमेल स्पूफिंग हो सकती है, मतलब कोई ऑफिशियल ईमेल से घुमा के आपसे कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो आपको कहा कि आपका कोर्स एक्सपायर होने वाला है, उसके पास कहीं से डेटा आ गया कि किसी का कोर्स एक्सपायर होने वाला है, उसने मेरा ही ईमेल आईडी स्पूफ करके आपको मेल डाल दिया कि आपका ईमेल एक्सपायर होने वाला है, यहाँ से आप रिन्यू करा लो। और जो मेरा 30,000 वाला कोर्स है वो कह रहा है 5,000 रुपये में दे दूंगा मैं आपको, और आपने वहां से पे कर दिया क्योंकि आपको ऑफिशियल मेल दिखाई दे रहा है, और आपने जहाँ पेमेंट करी वहां कांड हो गया। मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है सब बॉडीज को मिलके ही काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ये सारी चीजों को सॉल्व कर सकती है, बट प्रॉपर तरीके से इंटरवेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात करके चले तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स एकदम तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए पिछले हफ्ते, बहुत ज्यादा खबरों के अंदर रहे हैं। आईपीओ देखने को मिला, रोबोट ब्रेन के बारे में बात करी गई। अगर हम यूनिट्री की बात करके चले तो उनको $168 मिलियन का शंघाई आईपीओ का अप्रूवल मिल गया है, जहां पर वो $5.9 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस करने वाले हैं। एजिलिटी रोबोटिक्स की बात करके चले तो $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन उनकी पहुंच गई है। और चाइना की बात करके चले तो वो सोच रहे हैं 2027 तक 1 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है वो घर के अंदर भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स का प्लान कर रहे हैं, मतलब घर के अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट रखो आप। अगर हम प्राइस की बात करके चले तो प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप ह्यूमनॉइड रोबोट को लेना चाहते हो तो, क्योंकि चाइना में तो इसको लीगलाइज करने का प्लान किया जा रहा है। तो अब ये मान लो अब हम उस दुनिया में पहुंच रहे हैं जहां पर शायद हम रोबोट्स लेने का सोच सकेंगे। अगर यूनिट्री के R1 की बात करके चले तो $5,900 का है, मोटा मोटी मान लो 6 लाख रुपए से नीचे का है। G1 की बात करके चलूं तो ये 13.5 लाख रुपए के आसपास का है। यूबीटेक U1 की बात करके चलूं, जो कि थोड़ा बेटर है इनका, वो 17.5 लाख 18 लाख रुपए के आसपास का मान के चलो। और जो इनका 1X Neo है, जो यूएस वाला मॉडल स्पेसिफिकली है, वो $20,000 का है। जो 5900 वाला मॉडल है ना, वो कोई बेकार मॉडल नहीं है। और खाली ये यूनिट्री काम नहीं कर रही है, बहुत सारी कंपनीज है जो रोबोटिक्स के अंदर काम कर रही है। यूनिट्री जो कि अपना आईपीओ निकाल रही है, उनके रोबोट $5,900 से शुरू होता है। फिगर की बात करके चलो, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, उन्होंने 40 यूनिट्स बीएमडब्ल्यू में ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी है, और ये घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं। ये वन टाइम नहीं दे रहे, कह रहे भाई हमारा रोबोट डिप्लॉय करो, घंटे के हिसाब से, जैसे लेबर वर्कफोर्स होती है वैसे ही काम करेगा। टेस्ला ऑप्टिमस की बात करके चले तो कहा जा रहा था वो जल्दी हो जाएगा, बट अभी वर्जन 3 डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ नए पार्ट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। एलॉन मस्क का कहना है प्रोडक्शन थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। तो ये तो ठीक है, ये तो एलॉन मस्क की हमेशा हिस्ट्री रही है कि वो प्रोमिसेस ज्यादा करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। जैसे ग्रॉक की बात भी करके चले तो ग्रो नो डाउट बहुत बढ़िया है, सस्ता है, फास्ट है, बट जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उस एक्सपेक्टेशन में नहीं दिखाई दे रहा। ओपस लेवल का पहुंच जाएगा जी, ओपस लेवल का पहुंच जाएगा। ओपस 4.5 ना, 4.6 ना, 4.8 थोड़े ना। बाकी यूबीटेक की बात करके चले, जो कि चाइना की ही कंपनी है, $112 मिलियन के ऑर्डर्स उनके पास आ चुके हैं। मास प्रोडक्शन के अंदर घुस गए भाई वो। जो इनका वॉकर S2 है, वो BYD के लिए गाड़ियां बना रहा है, ग्ली के लिए गाड़ियां बना रहा है, फॉक्सकॉन के ऊपर काम कर रहा है, अपनी खुद की बैटरी 3 मिनट के अंदर बदल देता है।
इसके अलावा आते हैं एजिलिटी वाले जो यूएस बेस है, 1000 इनके ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। ये भी रोबोट को एज अ सर्विस ही देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि ये कंपनी जो कर रही है वो हार्डवेयर के ऊपर काम कर रही है, ऊपर से भाई रोबोट के ब्रेन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। अगर हम वीएलए की बात करके चले, विजन, लैंग्वेज एंड एक्शन, ये मॉडल की भी रेस चल रही है। एनवीडिया वाले ने ग्रूट करके निकाला था, जो कि रोबोट्स के लिए एंड्रॉइड मान के चलो। ग्रूट, जिनको पता है कौन है ग्रूट वो समझ जाएंगे। तो उसी टाइप का कुछ बनाया जा रहा है कि किसी भी रोबोट के अंदर एक जान डाल दी जाए कि उसमें दिमाग में सारी चीजें आ जाए। तो ये एक ओपन ब्रेन मॉडल है जहां पर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो गए। जेटसन थॉर की चिप लगा के आप काम कर सकते हो। तो चीजें तो बढ़िया लग रही है। गूगल वाले भी रेस में ठीक ठाक चल रहे हैं। इन्होंने जेमिनी का रोबोटिक्स निकाल रखा है, जो कि एक्ट भी कर सकता है, रीजनिंग मॉडल भी है उसके अंदर। तो इनका कहना है कि डेमोन्स्ट्रेशन देख के ही, मतलब मल्टीपल बार उसको सिखाया जाए, ऐसे 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 करो, वो सीख जाएगा। तो ठीक है, मतलब ब्रेन अलग चल रहा है। तो ये देखो, गूगल भी ये रेस हारना नहीं चाहता। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मोबाइल फोन्स की बात करके चले तो एंड्रॉइड इज द लीडर। तो गूगल को लगता है कि फ्यूचर अगर रोबोटिक्स वगैरह होने वाला है तो हम ही लीडर रहे। अगर गाड़ियों के अंदर बात करके चले तो एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले दोनों के दोनों कम्पीट करते हैं। बट जो अंदर सॉफ्टवेयर की बात करके चले तो अगेन मेजॉरिटी में एंड्रॉइड ही चल रहा है पीछे लेयर के अंदर। हाँ, एप्पल वालों ने कईयों के साथ में टाई अप करके कुछ कुछ करने की कोशिश करी है, बट अगेन एंड्रॉइड ही है ज्यादातर सिस्टम्स। तो रोबोटिक्स भी ये हारना नहीं चाहते। तो चाइना वालों ने 29 डिजिट की एक आईडी निकाली है, डिजिटल आईडी, जो कि रोबोट्स के लिए होने वाली है। मई के अंदर रिलीज कर दी थी उन्होंने, जहां पर हर एक ह्यूमनॉइड रोबोट को एक स्पेसिफिक कोड दिया जाएगा कि किस कंट्री से है वो, उसका मार्कर क्या है, मॉडल कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा है, ताकि उसको देखा जा सके कि भाई किस तरीके से चल रहा है। तो अगर आपका कोई कोड नहीं होगा तो चाइना में आप लीगली उसको नहीं बेच सकते। इससे पहले फरवरी 2026 के अंदर एक स्टैंडर्ड्स भी सेट किए इन्होंने कि किस तरीके से आपको सेफ्टी और एथिक्स को ट्रैक करना है। अगर रोबोट्स की बात करके चले तो $20 बिलियन की सब्सिडी निकाल रहे हैं ताकि 1 लाख रोबोट 2027 से डिप्लॉय करा जा सके। और चाइना में ना ये रेस इतनी ज्यादा कट्टर हो गई, आप ये कह सकते हो कि 140 कंपनीज ने अपने 330 ह्यूमनॉइड मॉडल निकाले हैं 2025 के अंदर। ऑलमोस्ट 90% एक्चुअली ग्लोबली शिप भी कर रहे हैं। तो समझो रोबोटिक्स में चाइना कितना आगे है। एआई के अंदर कंपेरेबल कह सकते हो एक बार को आप। जीपीयू चिप्स के अंदर पीछे है, बट ऐसा भी नहीं है कि जी नहीं पा रहे। और अब ह्यूमनॉइड रोबोट तो ये चाहते हैं कि हम रेस में रहे, रेस में नंबर 1 रहे। अगर हम टॉप प्लेयर्स की बात करके चले तो चाइना की 2 मेजर कंपनीज आती है, यूनिट्री और यूबिटेक वाले। बट एक्चुअली ये लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब तो प्लान कर रहे हैं। जैसे टेस्ला का ऑप्टिमस की बात करके चले तो भी बातें चल रही है, तो उसको बड़ी कंपनी में माना जाता है क्योंकि टेस्ला वालों का। बट ये चाइना वाले तो पहले कर बैठे हैं। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। कोशिश करिए जितनी मेजर न्यूज थी एआई और टेक के अराउंड वो सारी की सारी कवर करी जाए। सैमसंग की जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है तो उसको भी जल्दी कवर करेंगे। लीक्स आ रहे हैं अभी, बट एक बार लीक्स पक्के हो जाए, ऑल्दो सैमसंग के लीक्स पक्के ही होते हैं, बट वो लीक्स थोड़े से और पक्के हो जाए तब उसको कवर करेंगे। तो चलो बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।